तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेन चैप्टर ये है, क्योंकि इसके बिना आप लोगों को दूसरा चैप्टर आएगा ही नहीं। अभी क्या जीओसी नाम भले इसका जीओसी हो कि जनरल ऑर्गेनिक है, बट एक्चुअली दिस इज द मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे होता है ना बॉडी में आपका पार्ट क्या है, ब्रेन, उसके बाद कहाँ ये पूरा सिग्नल देता है, पूरा आपका ब्रेन है, हार्ट है, ठीक है, लंग्स हैं, उसमें अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो पूरा जीओसी ब्रेन होता है, मतलब इसी में सब स्क्रू ड्राइवर है ये, यही सबको घुमाएगा, कौन कहाँ जाएगा, किधर को जाएगा, किधर को नहीं जाएगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल, कौन न्यूक्लियोफाइल। तो जीओसी नाम से है, बट इसके बिना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आने वाली है। अब इसको क्या 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जीओसी 1, जीओसी 2 और जीओसी 3 के पार्ट में। अभी तक मैं इसको 2 पार्ट में पढ़ाता था, बट अभी क्या ना थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, 3 पार्ट में भी पढ़ाऊंगा। 3 पार्ट में क्या होगा, ये पूरा जितना कुछ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ें आप यहीं सीख जाओगे। उसके बाद एडवांस चीज़ें सीखने के लिए हम मैकेनिज्म की बात करेंगे और रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे। तो आज सबसे पहले शुरू करता हूँ जीओसी में हम किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो देखो जीओसी तो है तो वैसे बहुत ही टेक्निकल चीज़ें, आसान है, मगर अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बना कर रखोगे, रेगुलरिटी मेंटेन रखोगे तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। बट हाँ, कई सारे ऐसे पॉइंट होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जो रिएक्शन मैकेनिज्म में फंस जाता है, आपको यहीं से मिलेंगे कि उसको लगाएंगे तो काम हो जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट करने से पहले हमें 2 चीज़ें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा रोल सबस्ट्रेट और रिएजेंट का होता है। सबस्ट्रेट एक ऐसा रॉ मटेरियल होता है जिसपे रिएजेंट का अटैक होता है। तो मैं एक आउटलाइन देखो बना के देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट। अगर कोई पूछो व्हाट इज सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट क्या होता है, क्या बताओगे, एक रॉ मटेरियल होते हैं। सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल, जिन पे किसका अटैक होता है, रिएजेंट्स का। दीज आर अटैक्ड बाय रिएजेंट्स। अभी रिएजेंट्स के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। अटैक्ड बाय रिएजेंट्स, जब इस पे रिएजेंट का अटैक होगा सो पॉसिबिलिटी देखो 2 चीज़ों की है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो, ठीक है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो, और इंटरमीडिएट के थ्रू क्या बन जाए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। एक ये चांसेस हैं कि रिएक्शन में पहले क्या हो, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो फिर प्रोडक्ट बने। सम टाइम क्या होता है कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट डायरेक्ट जाके क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सो अगर डायरेक्ट जाके करेगा ऐसे रिएक्शन को हम लोग कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, कंसर्टेड रिएक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऑल्सो नोन है सिंगल स्टेप रिएक्शन। सो कंसर्टेड रिएक्शन में जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं उनमें कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जिनमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा वो रिएक्शन मल्टी स्टेप होते हैं। तो अगर आपने कभी काइनेटिक्स पढ़ा होगा तो आप लोग को 2 चीज़ें पता होगी। 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। सो अगर ये इससे गया तो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, है ना, और इस स्टेप से गया तो कॉम्प्लेक्स। क्यों, पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा तो कई स्टेप में हो जाएगा ना। सो इंटरमीडिएट से जाएगा और इससे। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे दिमाग में 2 बातें आएगी कि व्हाट इज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या होता है, फिर दूसरा पार्ट है रिएजेंट क्या होता है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे कि इंटरमीडिएट बनेगा नहीं बनेगा, फिर इंटरमीडिएट बन गया तो कैसे डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, इन सारे बातों पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखो जो रिएजेंट्स हैं ये अटैकिंग एजेंट इनको कहा जाता है। रिएजेंट्स आर ऑल्सो नोन एज अटैकिंग एजेंट्स। अब अटैकिंग एजेंट बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, नाम सुना होगा ना इलेक्ट्रोफाइल्स, और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स। इसको हम लोग जीओसी 1 में पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। इनका अटैक होता है किस पे, सबस्ट्रेट पे। ये कौन है, सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, जैसे आप मान लो आपके पास एक पेड़ है, आपने उसको काटा हुआ है, पेड़ है आपके पास। अब जो पेड़ है वो एक रॉ मटेरियल है ना, अब उसका लकड़ी इतना मोटा सा अगर पेड़ कटा हुआ है तो अब वो रॉ मटेरियल है। हम उससे क्या क्या बना सकते हैं, हम उससे खिलौने बना सकते हैं, हम उसका प्लाई बना के टेबल कुर्सी मेज और तख्त बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं, या उसी को हम काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं और उसको हम लोग जला के खाना बनाने के यूज कर सकते हैं, ईंधन की तरफ यूज कर सकते हैं। मतलब मटेरियल वही है बट उसके यूज क्या हो गया, अलग अलग। अब वो यूज किस पे डिपेंड करते हैं कि किसके हाथ में गया। लकड़हारा के हाथ में गया तो काट पीट के उसको क्या कर देगा, लकड़ी छोटे छोटे टुकड़े बना देगा। अगर आरा मशीन में भेजे तो उसको प्लाई बना देगा। अगर किसी मूर्ति बनाने वाले के पास भेज दिए तो कलाकारी करके उसमें क्या करेगा, लकड़ी का अच्छे अच्छे मूर्तियां बना देगा। सो ये सब रिएजेंट का काम है, कुछ सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा।
सो अगर हमें ये पता हो कि रिएजेंट का कैसा नेचर है, कौन सा रिएजेंट है, तो सबस्ट्रेट से क्या बनने वाला हमें पता चल जाएगा। अब देखो जैसे हमने दो वर्ड लिए, एक इलेक्ट्रोफाइल नाम लिया, दूसरा क्या नाम लिया, न्यूक्लियोफाइल। अब सब जानते हो कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब ऐसे स्पीसीज जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। लविंग मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन की नीड है। ये न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, एटम में न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना न्यूक्लियस। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, तभी तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, लो होता है, और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास है तो हम सबस्ट्रेट पर अगर भेजेंगे तो सबस्ट्रेट में रीजन्स हो सकते हैं। एक ऐसा रीजन हो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, या एक ऐसा रीजन हो सकता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अब बता ये कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा वहां, कि इलेक्ट्रोफाइल जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां, किस जगह पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कम पे क्यों अटैक करेगा, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट के उस पार्ट पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, समझ में आया। और न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। क्लियर है ना ये बात। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किस पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसी को पढ़ने जानने के लिए हमें जीओसी पढ़ना है, नहीं तो आपको अटैक ही नहीं करा पाओगे ना, कहां अटैक कराना है। ये पहले चीज होगी। दूसरी चीज, जो इंटरमीडिएट बने, आपको पता है कितने टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं, 6 टाइप के। पहला होता है कार्बोकैटायन, सभी इंटरमीडिएट का नाम जानते हो आप लोग। दूसरा है कार्बन आयन, तीसरा है फ्री रेडिकल्स, चौथा है कार्बीन, पांचवा है नाइट्रीन, और छठा है बेंजाइन। ये 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं। इन सबको डिटेल में पढ़ना हमको पूरा। तो अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट से गया है तो बच्चों इनमें से कोई एक बनेगा, ठीक है, इन्हीं में से कोई एक बनेगा। अब इसमें देखो कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज होता है, नीचे के बाकी चारों न्यूट्रल होते हैं। सो अगर हमारा जो कार्बोकैटायन, मान लो सपोज करो रिएक्शन कार्बोकैटायन से गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि कम है, कम है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब कम वाला स्टेबल होगा तब आगे जाएगा, कम स्टेबल होगा तब आगे जाएगा, स्टेबल होगा तब। जैसे हम यहां से चले, दोनों लोग मिले और ये बनाए, अब ये अनस्टेबल हो गए तो आगे जाएगा। जैसे होता है ना शादी ब्याह होता है ना, इंडियन हिंदू मैरिज में 2 तरीके मैरिज होते हैं। एक होता है सीधे दोनों को पसंद आ गया, कोर्ट मैरिज कर लिया, भाग के शादी कर लिया, ये वाला स्टेप डायरेक्ट, बीच में कोई तामझाम नहीं है। दूसरा होता है हम लोग जो अरेंज मैरिज करते हैं, उसमें क्या होता है दोनों आपस में मिले, एंगेजमेंट हुआ, इंटरमीडिएट स्टेज वही होता है ना, शादी हुआ, एंगेजमेंट हुआ, 2 महीने का टाइम मिल गया, 1 महीने का मिल गया ना। अगर उस 1 महीने में दोनों ने लड़ाई करके कपार फरोगल कर लिए, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वापस हो जाएगा नहीं रिश्ता, जहां चले थे वहीं वापस आ जाएगा। अगर दोनों में अच्छा बट गया, बन गया, तो आगे बढ़ेगा ना, तो फाइनलाइज हो जाएगा। सो अगर इंटरमीडिएट स्टेबल ही नहीं हुआ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इंटरमीडिएट स्टेबल कैसे होगा, जो यहाँ पे बनेगे 5-6 वो, उनमें से जो भी है वो स्टेबलाइज होना चाहिए। जैसे कार्बोकैटायन एक में प्राइमरी बन गया, एक का सेकेंडरी, एक का टर्सरी, कौन सा मोस्ट स्टेबल होता है, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो टर्सरी बनेगा तो सबसे ज्यादा आसान है उसको आगे बढ़ने का, प्राइमरी बना तो सबसे कम चांस है कि वो आगे जाएगा, प्राइमरी आर अनस्टेबल। सो कहने का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन आगे उतना आसानी से जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम, यही जानने के लिए पूरा जीओसी पढ़ना है। तो रिएक्शन तो इंटरमीडिएट बन गया, सो आगे जाने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं या पीछे जाने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वी ऑल हैव टू स्टडी 1 by 1। तो उसी के लिए हमें पूरा क्या करना है, जीओसी पढ़ना है। अभी पहले मैं जीओसी 1 पढ़ाऊंगा आपको, जीओसी 1 में पूरा पढ़ाऊंगा सबस्ट्रेट, रिएजेंट, बॉन्ड क्लीवेज, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ये कंप्लीट करेंगे। फिर जीओसी 2 में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पूरा पढ़ा रहा हूँ, और जीओसी 3 में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ठीक है, इसको छापो सभी लोग फटाक से। ये बात समझ में आया ना, ये क्या होने वाला है। वी आर गोइंग थ्रू 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। इसमें सॉल्वेंट भी पढ़ाऊंगा, सॉल्वेंट क्या है, कितने टाइप के हैं, पूरा यहाँ हम लोग करते चलेंगे।
नोट्स अच्छे बनाना। इसके हर 2 लेक्चर के बाद डीपीपी देता जाऊंगा ताकि क्वेश्चन क्या होता है पैरेलल लगाते चलो। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है, तो आप ये जीओसी पूरा अच्छे से पढ़ लो, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा। अब इसमें से कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जो अभी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि 6 इंटरमीडिएट बने हैं। इन 6 इंटरमीडिएट में से कुछ इंटरमीडिएट क्या हैं, चार्ज हैं, कुछ न्यूट्रल हैं। अभी मैं आप लोगों से ही डिस्कस करूंगा, जिसको जिसको जो पता होगा बताएगा कौन सा इंटरमीडिएट कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, फिर उसके बाद पैरामेटिक, डायमेटिक, फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 बाय 1 सब बात करेंगे हम लोग। बन गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। सभी इंटरमीडिएट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है? सभी इंटरमीडिएट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल में बात करेंगे, क्या कैसे होता है, क्यों होता है, किसका क्या नेचर है, हाइब्रिडेशन क्या है, शेप क्या है, ये सब बात करेंगे। छोटा छोटा मतलब ब्रीफिंग कर लेते हैं, डिटेल तो पूरा हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है? अब देखो जैसे हम यहाँ पे 1 बाय 1 करते हैं, छोटा छोटा कार्बोकैटायन है ना, पहला इंटरमीडिएट हमारा क्या है, कार्बोकैटायन। सो कार्बोकैटायन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। सो कार्बोकैटायन, इसके बारे में अगर हम छोटा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं लेंगे, बात करेंगे तो 3 बातें इसमें लिखेंगे। पहला क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, ठीक है, इसका वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा ये डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, सभी बॉन्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। डायमैग्नेटिक स्पीसीज क्या होता है, जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड हो, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑल आर, और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जहां पे पेयर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, डायमैग्नेटिक। फिर चौथा पॉइंट क्या होगा, ये sp2 हाइब्रिड होगा, sp2 हाइब्रिड। और जो sp2 हाइब्रिड होते हैं उनका शेप क्या होता है बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर, पढ़ा है ना, केमिकल बॉन्डिंग, ट्राइगोनल प्लेनर। तो जो भी कार्बोकैटायन बनेगा देखो ऐसे बनेगा, ये कार्बोकैटायन है और उसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, अनहाइब्रिड, ये वाला अनहाइब्रिड। तो ये आपका हो गया sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये बेसिक मतलब बहुत ही शॉर्ट इंफॉर्मेशन है। अगर आप मान लो कहीं पूछ दे वाटर कार्बोकैटायन, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। कार्बोकैटायन में चार्ज है, ध्यान रखना, ये कैसा है, चार्ज है, डायामैग्नेटिक है, sp2 हाइब्रिड है, ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट बात है। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इन यहाँ लिख लेना, इन वैलेंस सेल। सो ये बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगी किसके बारे में, कार्बोकैटायन के। अभी कार्बन आयन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं आपको, इसको मैं यहाँ लिख दूँ चलेगा। तो इसको पूरा रहने दो, गड़बड़ हो जाएगा नहीं। चलो अब चले कार्बन आयन के बारे में थोड़ा सा बताएं। अगर हम कार्बन आयन की बात करें, हल्की इंफॉर्मेशन कार्बन आयन के बारे में, तो कार्बन आयन में चार्ज होता है कि न्यूट्रल होता है, बताइए, आप लोगों को पता होना चाहिए कार्बन आयन कैसा है, चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है ना, सो नेगेटिवली चार्ज। पहली बात तो ये भी चार्ज निकला। दूसरा, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। अब इवन इलेक्ट्रॉन है तो सब क्या होगा, पेयर्ड होगा। तो ये भी कैसा होता है, डायामैग्नेटिक, दिस इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक, ठीक है। और चौथा, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, कार्बन आयंस आर sp3 हाइब्रिड, sp3 अमोनिया जैसा होता है ना, और इसका जो शेप होता है वो पिरामिडल इन शेप, पिरामिडल इन शेप। क्यों पिरामिडल इन शेप, क्योंकि इसमें देखो जो कार्बन आयन है वो एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होता है इसके पास, लोन पेयर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो हम सब ने पढ़ा है
कि निगेटिव चार्ज जो होता है वो लोन पेयर के इक्विवेलेंट होता है। तो ये हमारा कार्बन आयन है ना। इस ऑर्बिटल में क्या है, एक तो निगेटिव चार्ज, जैसे लोन पेयर अमोनियम होता है, NH3 में 3 H होता है यहाँ पे, और ये N और एक लोन पेयर, तो कैसा पिरामिडल इन शेप। तो ये भी कैसा निकला, डायमैग्नेटिक। ठीक है, दिस टू आर डायमैग्नेटिक। अब ये बात बताओ, एक चीज देखो यहाँ पे लिख लेना, कार्बोकैटायन वाले में पीछे कर लेता हूँ मैं। ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। जो निगेटिव चार्ज है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है। कार्बन आयन्स आर न्यूक्लियोफाइल, जिनका ऑक्टेट पूरा हो, नेगेटिव चार्ज हो, दे बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जान के कार्बोकैटायन कार्बन आयन के बारे में। एक बार पता है आपको, BHU एंट्रेंस में, मतलब BHU बहुत बड़ी चीज है, उसमें पूछा था कार्बन आयन का हाइब्रिडेशन, वो भी MSc के एंट्रेंस में पूछा था। मजेदार बात है, बच्चे उसको भी कुछ बच्चे गलत लगाए थे। ये बहुत बेसिक चीज है, बट कभी कभी क्या होता है, हम जब ज्यादा पढ़ लेते हैं तो बेसिक चीज भी हमारे दिमाग से क्या होता है, स्किप चला जाता है। इसीलिए मैं पहले सबके बारे में छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिटेल तो पूरा पढ़ना है। बनाने का मेथड है, स्टेबिलिटी है, अरेंजमेंट है, कैसे होगा सब। तीसरा क्या था बच्चों, फ्री रेडिकल है ना। तो थर्ड इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। इसके बारे में कोई आइडिया हो तो बताओ आप लोग, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स। चार्ज की न्यूट्रल, न्यूट्रल हो, इसके बाद चारों न्यूट्रल है, इसके बाद जो चार है ना, सब के सब क्या है, न्यूट्रल है। सो पहला पॉइंट क्या हो गया, इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज, इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। अब एक चीज देखो, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, 7 इलेक्ट्रॉन है तो डायमेटिक होगा पैरामेटिक होगा, ये किसी भी कीमत पे 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं क्या, एक अनपेयर बच जाएगा ना, तो इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या होगा ये पैरामेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामेटिक है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिड एंड ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप। ठीक है, इनका शेप भी क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, तो अगर कार्बन आयन का हम शेप बनाने जाएं तो हमें कार्बन का शेप ऐसा मिलेगा, रेडिकल का। एक कार्बन पे क्या लगा होगा, बिंदी, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये बिंदी है। ठीक, और एक ऐसा है कार्बोकैटायन की तरह ही है बट न्यूट्रल, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज आवर फ्री रेडिकल स्पीसीज। पूरा बनाते चलिए आप लोग। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और वीडियो लाइक करके एक बार शेयर जरूर किया करिए, यह आप लोगों से बहुत ही काइंड रिक्वेस्ट है। बन गया भैया जी, आगे चला जाए। अगला इंटरमीडिएट कौन सा है हमारा, रेडिकल के बाद कार्बीन। सो ये शायद आप लोगों के लिए पहली बार होगा ना, नया चीज सुन रहे हो कार्बीन, इसके पहले सुने हो कार्बीन कहीं, ये है आपके सिलेबस में ही है, सुना नहीं होगा है ना, या बताया नहीं गया होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, जो भी होगा अभी सुन लो। सबसे पहले कार्बीन भी न्यूट्रल होते हैं, कैसे होते हैं, न्यूट्रल, इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज। अच्छा ये बताओ, रेडिकल के मैं एक चीज लिखना छूट गया, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, आप लोग बताइए, रेडिकल्स आर न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल। देखो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, वो सब इलेक्ट्रोफाइल है, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ऑक्टेट के लिए, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सबसे पहले क्या, कार्बीन इज अ न्यूट्रल स्पीसीज। दूसरा पॉइंट, इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। अभी इनमें ना एक कहानी है, वो बता दूं, क्योंकि नाइट्रोजन में भी वही होगा, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। अब देखो कैसे होता है, कार्बीन में एक्चुअली कार्बीन इज बाईवैलेंट, ठीक है,
कार्बीन में कार्बन क्या होता है, बाईवैलेंट होता है R1 और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ऐसा होगा देन दिस इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बीन। इसको दो टाइप का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। दिस इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बीन, ठीक है। और एक और फॉर्म कार्बीन का होता है जिसमें RCR ऐसे होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयरिंग कर जाते हैं, ठीक है, ऐसे अनपेयर, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन। सो अभी सब ध्यान रखना है, बाद में डिटेल पढ़ाऊंगा। सो अगर सिंगलेट कार्बीन है, ठीक है ना, तो सिंगलेट कार्बीन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर की तरह काउंट करेंगे, तो दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, sp2 हो जाएगा। बट एक एक इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिड, ठीक है। देखो लीनियर है और ये ट्राइगोनल है, ठीक। दूसरा ये डायमेटिक हो गया, पैरामेटिक, ये डायामैग्नेटिक है ना, डायामैग्नेटिक है। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो अभी हम लोग बेसिक चीज पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए बाईवैलेंट। ये क्या होते हैं, बाईवैलेंट। बाईवैलेंट का मतलब जिनमें दो बॉन्ड हो, है ना। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इनमें, दोनों में 2 सिग्मा बॉन्ड। कार्बोकेटन कितना वैलेंट है, ट्राईवैलेंट, 3 सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 6 इलेक्ट्रॉन वहां भी है, 6 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ भी है। दिस इज बाईवैलेंट एंड दैट इज ट्राईवैलेंट, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन था। सो आपको ट्रिपलेट कार्बन और सिंगलेट कार्बन को थोड़ा सा याद रखना है। कब तक याद रखना है, जब तक हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाना स्टार्ट ना कर दें, ठीक है ना। सो आप लोग थोड़े दिन तक याद रखना, बाकी ज़्यादा दिन तक याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा आने वाला हूँ। अभी क्योंकि बेसिक समझा रहा हूँ तो बस समझने के लिए था। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। न्यूट्रल है सबसे पहले, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 ही तो है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, तो लिखते चलना सब में। दिस इज कार्बीन। तो अगर कोई पूछेगा कि कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, तो आप उससे पहले पूछना सिंगलेट का पूछ रहे हो कि ट्रिपलेट का, दोनों का अलग अलग होता है। आप देख सकते हो ना, दोनों का अलग अलग है। ये हमारा था 4th रिएक्शन इंटरमीडिएट ना, ये सब बनेंगे और सब सिलेबस में है। मैकेनिज्म जब कराऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा मैकेनिज्म डिटेल पढ़ना हम लोगों को, क्योंकि सारी कहानी ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म में ही है। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट है नाइट्रीन। उसमें भी ये सब होता है, जिसमें लिखा है ना वो सब उसमें भी होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। एक चीज का अंतर है बस, वो मोनोवैलेंट होता है। नाइट्रीन, दिस इज द 5th रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना। 5वां रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा क्या है, नाइट्रीन है। सबसे पहली बात, इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज। ये भी कैसा निकला, न्यूट्रल। चार्ज देखो अभी तक कितने निकले हैं, केवल पहला और दूसरा, तो दिस इज ए न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इट इज ए मोनोवैलेंट, इट इज मोनोवैलेंट स्पीसीज। sp का मतलब स्पीसीज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड एक ही है बट इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो इससे क्या पता चलेगा, लोन पर कितने होंगे, इसमें 2 होंगे। ये ऐसा होता है, देखो नाइट्रोजन, इसके पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में, एक ये और दूसरा ये। दिस स्पीसीज कॉल्ड, दिस स्पीसीज इज नोन एज नाइट्रीन, ठीक है। अब अभी मैंने जैसे कि बताया था, नाइट्रीन भी 2 टाइप का होते हैं। कौन कौन सा टाइप का, सिंगलेट और ट्रिपलेट। बना के दिखाता हूँ, थोड़ा दूर हो गया था ना। देखो अगर सिंगलेट नाइट्रीन होगा तो क्या होगा, RN, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड सिंगलेट नाइट्रीन, ठीक है। और अगर ट्रिपलेट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएगा और एक पेयर्ड फॉर्म में रहेगा। दिस इज ट्रिपलेट,
ध्यान रखना, जैसे पूछा जाएगा कैसे पहचानना ट्रिपलेट कब कहेंगे सिंगलेट कब। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है ना, तो सिंगलेट कहलाएगा। सॉरी एक भी नहीं, जीरो है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, जीरो है तो सिंगलेट, दो है तो, एक है तो डबलेट, दो है तो ट्रिपलेट, जो है उससे एक ज़्यादा। जैसे मान लो ये रूल होता है, देखो जो निकालने का n+1 रूल होता है, n+1, जहाँ n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर n+1 यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी। अभी देखना कैसा निकलेगा। अगर मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जीरो आ गई तो हम क्या बोलेंगे, सिंगलेट। एक आ गई तो डबलेट। मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू है, एन, ठीक है, एन की वैल्यू है। अगर एन बराबर जीरो है तो सिंगलेट, एक है तो डबलेट, दो है तो ट्रिपलेट, चार होगा तो क्वार्टेट बोलते हैं, चार होगा तो क्वार्टेट, जीरो होगा तो एन बराबर जीरो तो सिंगलेट, दो का डबलेट, तीन का ना, एक जीरो का सिंगलेट, एक का डबलेट, दो का ट्रिपलेट, तीन का क्वार्टेट और चार का क्विंटेट। सॉरी तीन लिखना है उसको, तीन का क्वार्टेट और चार होगा तो क्विंटेट। अब ये n की वैल्यू है, कैसे आ जाएगा देखो, अगर n बराबर जीरो रखोगे तो मल्टीप्लिसिटी एक आएगी, है ना, तो n बराबर सिंगलेट हो जाएगा। अगर हम n बराबर अनपेड इलेक्ट्रॉन दो हो गए, एक हो गए, तो मल्टीप्लिसिटी दो आएगी, डबलेट। अब जैसे यहाँ पे देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जीरो, जीरो, तो वहाँ पे क्या रखेंगे इनकी वैल्यू, जीरो प्लस वन, मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, एक, तो एक को क्या बोलते हैं, सिंगलेट। ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यूज है ना। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन देख के तुम बताओगे, एक भी नहीं है तो सिंगलेट, एक है तो डबलेट, दो है तो ट्रिपलेट, तीन है तो क्वार्टेट, चार है तो क्विंटेट। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसमें एक जोड़ देना है बस। तो दिस इज कॉल्ड सिंगलेट। अब पीछे तुम जो कार्बिन देखे हो वो भी देख लो, पहले वाले में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो नहीं है तो n बराबर जीरो, तो फॉर्मूला में n बराबर जीरो प्लस वन, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, वन, उसको वन आएगी तो सिंगलेट। और जो ट्रिपलेट बना है उसमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दो, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे, दो, तो टू प्लस वन हो जाएगा, तीन आ जाएगा, तीन से क्या होगा, ट्रिपलेट। नहीं, ये n की वैल्यू इसको यहाँ रखो तब मल्टीप्लिसिटी आएगी। ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसकी वैल्यू नहीं है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन, हमें तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन ही देख सकते हैं ना। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दो है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला बात आ गया ट्रिपलेट। तुम यहाँ से निकाल लो, n की वैल्यू दो रखो, दो प्लस वन बराबर तीन, तीन से ट्रिपलेट, समझ गया ना, ये बात है। सो सिंगलेट का इसमें भी हाइब्रिडेशन वही होगा। ये कैसा हाइब्रिड होता है, sp2, डाया के पैरा, डायमैटिक होगा ना, दिख रहा है ना साफ साफ कि अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है। ये कैसा हाइब्रिड होगा, sp लीनियर, और ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। सो अगर कहीं क्वेश्चन पूछ देना, अगर तुम्हें उसको घुमाना होगा तो पूछ देगा विच हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक, या पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक, दे देगा कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब जिसको ट्रिपलेट सिंगलेट पता ही नहीं होगा, नाइट्रीन केवल पता होगा, वो गड़बड़ कर देगा, है ना। कुछ स्पीसीज पैरा है, कुछ स्पीसीज एक है डायमैग्नेटिक है। सो बी केयरफुल, जब लिखना तो बहुत ध्यान रखना कि किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सो दिस इज अबाउट द नाइट्रीन। बाहरी वाला लाना। सो ये था हमारा पांचवा रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब सबके बारे में पता होना जरूरी है। ये पता चला नाइट्रीन कोई पूछ दिया, हम मुंह बना के बैठे हैं, एग्जाम में ही आ जाएगा भाई। कई बार कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन पूछा है, कार्बेनायन का हाइब्रिडेशन पूछा है। सो पता चला कि हमें पता, बड़े बड़े केमिस्ट्री पढ़ गए और ये छोटा वाला हमें पता है नहीं, ये होता है। सो बेटा इसको अच्छे से बनाना। वो मल्टीप्लिसिटी में जो कन्फ्यूजन हो रहा है, ये n की वैल्यूज में लिखा हूँ, ठीक है ना। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लिख देता हूँ वहाँ पे ना। n क्या है, नंबर ऑफ
अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आखिरी बचा हम लोगों का बताएं लास्ट वाला। लास्ट है बेंजाइन, सबसे सरल होता है वो, ठीक है। 6 इंटरमीडिएट है हमारा बेंजाइन। तो बेंजाइन जो है ना वो पहला और इकलौता है जो एरोमेटिक है, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूट्रल होगा कि पॉजिटिव चार्ज की न्यूट्रल, सो इट इज ऑल्सो न्यूट्रल, इट इज ए न्यूट्रल स्पीसीज। और ये इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। सब इलेक्ट्रोफाइल एक को छोड़ के, किसको, कार्बन आयन को, वो नेगेटिव चार्ज था। दूसरा ये इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसमें ऑक्टेट वॉक्टेट की टेंशन नहीं है, इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजाइन इकलौता है जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिड। दिखेगा ट्रिपल बॉन्ड बट होता नहीं है। ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिड। इसमें बस इतना ही पॉइंट है, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर इसका, बेंजीन जो होता है ये बेंजीन, इसमें एक, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड। दिस स्पीसीज इज कॉल्ड बेंजाइन। जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको sp मत सोच लेना, इसके सभी कार्बन कैसे होते हैं, sp2 ही होते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड को देख के मार देंगे क्या, वो sp हाइब्रिड है, बट वो sp हाइब्रिड नहीं है। एक्चुअली बेंजाइन ऐसे बनता है, ये जब शुरू में रहता है ना तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है जो ओवरलैप करता है। ये जब ओवरलैप करते हैं दोनों तो बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा बेंट हो जाता है, और बेंट होने के लिए हाईली स्ट्रेन होता है, अपने रिंग को ओपन करना चाहता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव शो करेगा। ये देखो ऐसे बनता है ओवरलैपिंग से, तो बहुत ही बेंट हो जाने की वजह से हाईली अनस्टेबल हो जाता है, तो तुरंत रिएक्ट करेगा ये, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट का, थोड़ा डिटेल के बारे में, बहुत डिटेल नहीं है, बट हाँ हाइब्रिडेशन, शेप, ज्योमेट्री हम लोगों को थोड़ा पता होना जरूरी था, जो पता हो चुका हम लोगों को। अब हम लोग पढ़ेंगे GOC1। ये GOC1 का ही पार्ट है जो पढ़ रहे हो, ठीक है ना। सो GOC1 में अब इसके बाद पढ़ेंगे बॉन्ड क्लीवेज, फिर सॉल्वेंट, फिर अटैकिंग स्पीसीज। ये सब नीट जेईई के फेवरेट टॉपिक्स हैं। एक क्वेश्चन तो इंटरमीडिएट से आता ही आता है, चाहे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछे, चाहे हाइब्रिडेशन पूछे, चाहे शेप और ज्योमेट्री पूछे, या बनाने का मेथड पूछे, कुछ ना कुछ तो पूछेगा, ये तय है। चलो अब हेडिंग डालो, बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड क्लीवेज। अब पता चलेगा ना कि ये बॉन्ड बनते कैसे हैं, जो भी बनाए हैं कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, ये सब कैसे बनते हैं। तो ये हम लोग पढ़ने वाले बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड क्लीवेज, 1 बाय 1 पूरा सीखने वाले हैं। देखो, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनका डिसोसिएशन या क्लीवेज 2 टाइप से होता है, एक को होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं, दूसरे को हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है ना। सो जो कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ,
कोवेलेंट कंपाउंड्स आर क्लीव्ड by any of the two methods, इनमें से किसी मेथड से भी क्लीव हो सकता है। पहला मेथड क्या है? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ाना है, ये नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा मेथड है हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज ये दूसरा मेथड है। इसको हम लोग होमोलिसिस के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग हेटेरोलिसिस के नाम से जानेंगे। हेटेरोलिसिस ये दोनों को डिटेल पढ़ने वाले हैं, तभी तो रिएजेंट का अटैक समझ में आएगा, ठीक है। सो इसको बनाइए होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या होमोलिसिस, और दूसरा क्या है? हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या हेटेरोलिसिस, और इसमें हम लोग पहला डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, जरा समझना। पहला हेडिंग डाल लो, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड फिजन भी कहा जाता है, ठीक है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या होमोलिसिस। फिजन भी कहा जाएगा तो एक ही बात है, एक फिजन होता है वर्ड, एक फ्यूजन होता है। दोनों में अंतर जानते हो? फ्यूजन और फिजन में क्या डिफरेंस है? फ्यूजन का मतलब है तो दो का जुड़ जाना, और फिजन का मतलब एक का टूट के दो में डिसोसिएट हो जाना, दैट इज कॉल्ड फिजन। तो यहाँ फिजन होने वाला मतलब टूटने वाला है। अब भाई कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर्स बना लूँ तब लिखना। देखो सबसे पहले क्या है कि जो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होने जाता है तो जो भी मॉलिक्यूल हो, सिग्मा हो पाई, कोवेलेंट बॉन्ड ही टूटेगा, ठीक है ना। सो दो एटम आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही ना होता है। ये दोनों क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हैं 1-1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों बॉन्डेड एटम के बीच में, ठीक। इस रेड वाले पेयर को क्या नाम दिया? दिस इज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक। कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। अब अगर वो एटम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों पे, इलेक्ट्रॉन जो दोनों एटम पे, तो दैट क्लीवेज इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ये क्लीवेज होता है कुछ, पहला होता है इनिशिएटर चाहिए, इनिशिएटर, और दूसरा हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट। इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, ठीक है। जब एक क्लीवेज हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। देखो फ्री रेडिकल मिलेगा ना, दिख रहा ना बनते हुए फ्री रेडिकल। कैसे दिखा भैया? ये इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड, एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अभी तो रेडिकल पढ़े ना, 3 इलेक्ट्रॉन और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या बन गया? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। बाकी डिटेल आपको पता है। फ्री रेडिकल बन गया तो डाया की पैरा? डाया मैग्नेटिक है ना, और sp2 हाइब्रिड। अभी अभी पूरा बताया हूं मैं, ये बन जाएगा, पक्की बात। अब सिचुएशन क्या है? कंडीशंस होंगे कुछ, अपने मन जब मन तब हो जाएगा क्या? ये बताओ, क्या जब मन करेगा तब होमोलिटिक हो जाएगा, जब मन करेगा तब हेटेरोलिटिक हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। 4 महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं
पहला सब सुन लो, पहला कंडीशन है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज तब होगा जब मॉलिक्यूल गैस फेज में होगा। पहला, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज तब होगा जब सॉल्वेंट नॉन पोलर होंगे। तीसरा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज तब होगा जो शेयरिंग, जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ये कार्बन है और ये कार्बन है ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो जीरो हो या तो बहुत कम हो। और रेडिकल इनिशिएटर चाहिए, वहां पे हम लेते हैं एच न्यू, सनलाइट, यूवी लाइट, है ना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग या परऑक्साइड, तब होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो इस क्लीवेज को क्या डिफाइन करेंगे? Those bond fission which involve equal distribution of shared pair electron between bonded atom, such cleavages are called homolytic bond cleavage। ठीक है, तो इसको बना लो और लिख लिया जाए, फिर कंडीशन लिखा जाएगा। पूरा डेफिनेशन मैं लिखूंगा तो लंबा होगा, बोलूंगा आप लोग लिख लेना। बन गया, लिखा जाए। Those bond fission which involve equal distribution of shared pair electron between bonded atoms are called homolytic bond cleavage, अब आइए कंडीशन देखते हैं। हेडिंग डाल लो कंडीशन। किस चीज के लिए कंडीशन? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए। सो कंडीशंस फॉर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या होमोलिसिस। अभी मैंने बताया पहला कंडीशन क्या होगा? मॉलिक्यूल शुड बी इन गैस फेज। द फर्स्ट कंडीशन इज गैस फेज में होना चाहिए। दूसरा क्या बताए थे? सॉल्वेंट शुड बी नॉन पोलर। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने अभी? नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल देख लो। कोई एग्जांपल याद हो नॉन पोलर के तो आप लोग बताओ जरा। तो किसी को नॉन पोलर सॉल्वेंट पता हो? हाँ, ये सॉल्वेंट नॉन पोलर है। किसी को? HCl नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन और CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, N-हेक्सेन, अभी सब पढ़ाने वाला हूँ। दीज ऑल आर द क्लास ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है। तीसरा कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between bonded atom should be zero और वेरी स्मॉल। या तो जीरो हो या तो बहुत ही कम हो, क्योंकि अगर स्मॉल नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन पर एक ही तरफ खींच जाएगा। ठीक है ना। शुड बी वेरी स्मॉल और जीरो। और चौथा कंडीशन क्या है? रेडिकल इनिशिएटर इज रिक्वायर्ड। रेडिकल इनिशिएटर का मतलब क्या हुआ? जो फ्री रेडिकल बनाए ना,
सो फ्री रेडिकल बनाने वाले देखो स्पीसीज कौन कौन से, मैं यहीं पे टेबल बना दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर का तो लिख चुके हो, यहीं से दिखना है सभी लोग, देखना क्या क्या है। रेडिकल इनिशिएटर जो हमारे पास हैं, सबसे पहला है यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। किसी को याद है ये रेडिएशन का रेंज कहाँ से कहाँ होता है? यूवी रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है ये मार में? 200 से 400 नैनोमीटर, ये यूवी का रेंज है। 400 से 800 तक जाएगा तो विजिबल का रेंज होता है, 800 के ऊपर जाएगा तो आईआर का रेंज आने लगेगा। ठीक है, दूसरा है सनलाइट। सनलाइट एच न्यू, हर जगह सनलाइट इससे नहीं लिखा जाता, क्योंकि बड़ा हो जाता है तो एच न्यू लिखा जाता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन है हीट करो ग्रेटर देन इक्वल टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इतना टेम्परेचर होगा तो पॉसिबली है वो रेडिकल से ही जाता है दिस हाई टेम्परेचर पे। और फोर्थ है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सो अगर कोई भी रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा होगा, HBr प्लस पेरोक्साइड, वो रेडिकल से जाता है। क्लोरीन HNO लिखा है रेडिकल से जाएगा, ब्रोमीन HNO लिखा है तो रेडिकल, कुछ भी हो HNO लगा दिया तो किससे जाएगा? फ्री रेडिकल से। मतलब होमोलिटिक हेटेरोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन से। सो दीज आर द कंडीशन, छाप लो। चले आगे। नेक्स्ट है हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोलिसिस, है ना, हेटेरोलिसिस। सो हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा, मतलब शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी एक ही साइड शिफ्ट हो जाएगा ना, दोनों शेयर्ड पेयर में बराबर नहीं बढ़ेगा। जो दो एटम मिलकर बॉन्ड बनाए होंगे शेयरिंग से, कोई एक लेके भाग जाएगा। कौन लेके भागेगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज इलेक्ट्रॉन छीन के भागते हैं। ठीक है ना, तो देखो कैसे होगा। जैसे मान लो हमने ये बॉन्ड बनाया, ये Cl है और ये क्या है? कार्बन। तो Cl पे क्या चार्ज होगा? इतना बड़ा बॉन्ड नहीं बनेगा, थोड़ा अच्छा बनाने दो। ये मान लो हमने कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन और ये क्लोरीन। कार्बन क्लोरीन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है? ये नेगेटिव पार्ट होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट। दोनों बॉन्ड कैसे बने होंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होंगे ना। ये देखो, अब दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl है। तो क्या होगा? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? Cl लेके जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साइड चला जाएगा तो Cl पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। और कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो कार्बन क्या बना? पॉजिटिव चार्ज कार्बन को अभी कुछ नाम दिए थे ना, ये हमारा क्या बन गया? कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन वॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। प्लस क्या बन जाएगा? Cl माइनस। ध्यान से देखो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन कोई एक ही लेके गया, दोनों में गया तो होमो इक्वल इक्वल, और किसी एक में ही चला गया तो हेटेरो नॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसका डेफिनेशन में क्या लिखने वाले हैं कुछ देर में, कि जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कोई नॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेकर चला जाए, तो क्या कहलाएगा? वो हेटेरोलिसिस कहलाएगा। क्लियर है ना बात? दूसरा एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, जरा देखना बच्चों।
ये कार्बन है, ये मैग्नीशियम Cl के साथ जुड़ा है। अब ये बताओ इस वाले केस में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन की मैग्नीशियम? कार्बन है, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है और मैग्नीशियम तो मेटल है, तो मेटल सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो अब इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागेगा? कार्बन। तो दिस शेयर पर इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? कार्बन के पास। मैग्नीशियम के पास क्या गया? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ कार्बन पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, है ना? तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम लोग क्या नाम देते थे? कार्बन आयन। सो कार्बोकैटायन और कार्बन आयन कैसे बनते हैं? बाय हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। बन गया ना? अब यहाँ पे देखो, क्योंकि बॉन्ड पोलर है तो सॉल्वेंट कैसा लेना चाहिए? पोलर। भाई ये बॉन्ड पोलर ना है CCl में, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जहाँ का पोलरिटी आएगी। तो सबसे पहला केस क्या, अगर कंडीशन की हम बात करें तो सिर्फ दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होना चाहिए कि लो? जितना ज़्यादा होगा उतना आसानी से टूटेगा, है ना? सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि EN डिफरेंस शुड बी हाई। EN डिफरेंस शुड बी वेरी हाई, कह दो, हाई नहीं, वेरी हाई। और दूसरा क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट पोलर कि नॉन पोलर? सॉल्वेंट पोलर कि नॉन पोलर? बोलो। पोलर। क्यों पोलर होना चाहिए? क्योंकि मॉलिक्यूल पोलर है और हम सब पढ़े हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर को डिसॉल्व करता है और नॉन पोलर को। तो पोलर सॉल्वेंट के एक दो एग्जांपल देखो। पानी पोलर सॉल्वेंट है, सभी जितने एल्कोहल है धरती पे सब कैसे हैं? पोलर हैं। तो दीज आर द कंडीशन फॉर किसके लिए? हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। बना लो। सो ये हमारा बॉन्ड फिजन हो गया ना, या बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड डिसोसिएशन। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ रिएजेंट्स और उनके डिटेल के बारे में। सो यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ आया? बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है, GOC की पढ़ रहे हैं, सभी टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट करने वाले हैं? सॉल्वेंट, टाइप ऑफ रिएजेंट, मतलब सभी टाइप के इलेक्ट्रोफाइल और सभी टाइप के न्यूक्लियोफाइल 1 by 1। ठीक है।